आपकी मिलिट्री जाके अपने टूरिस्ट को बचा नहीं सकी, अपने सिटीजन्स को नहीं बचा सकी। कोल आपके बीएलए वाले मिलिटेंट्स हैं और फ्रीडम फाइटर नहीं है। कौन किसकी गोद में ज्यादा सही हाँ तरह से बैठ हाँ। सकता है। तो यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान रास्ता दे इंडिया। वॉयलेंस इख्तियार की जाती, ये टेबल टॉक भी तो किया जा सकता था। तो रेजिस्टेंस फ्रंट को कौन सप्लाई कर रहा है? जो अटैक हुआ वो सिर्फ एक आसिम मुनीर का मंसूबा था, हाफिज सईद के घर पर, मौलाना मसूद अजहर के घर पर। हम इस कदर क्यों डरे हुए हैं? तो आसम मुनीर जैसे आसम मुनीर 100 पीछे और भी पड़े हुए हैं। इस्टेब्लिशमेंट है आपकी सेनेट, आपकी पार्लियामेंट, आपकी अदलिया, ये इस्टेब्लिशमेंट है। जो हकीकत में इस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ तो इस जगह पे पहुंचकर जालिम और जालिमों में ही शुमार किया जाता ताकत का नशा पैसे के नशे से ज्यादा बड़ा होता है। है। नून लीग की हुकूमत है तो और वजीर आजम आपका कहता है कि जी ये ख्वाजा आसिफ के मुंह से बात निकली है, मेरा इससे कोई तल्लुक नहीं है। ही बली के बकरे बनाया जा रहा बली है। के बकरे शहरी की औकात एक कुत्ते से कमतर। कि इन्हें इमरान खान को रिहा करना चाहिए, इमरान खान को टेबल पे बिठाना चाहिए पीटीआई के लोगों को एतबार में लेने के लिए। वो हमने 1971 में भी देखा कि रियासत के खिलाफ अवाम उठी और रियासत टूट गई। जो बेचारों का लीडर खड़ा होता था बलोच से, जो बेचारों का सिंध से लीडर खड़ा होता था, वो जो बेचारों का केपी से लीडर खड़ा होता था, सारे तो इन्होंने मार दिए। इस कौम ने हर चीज को एक्सेप्ट कर लिया। इनके साथ ज्यादती हुई, इन रेवोल्यूशन के लिए जाने जाती हैं। फिर अगर सब कौम पूरी कौम को भी मार देते हैं तो ये हुक्मरानी किस पे करेंगे, ये अपना जोर दबदबा किस पे चलाएंगे। एक्सटर्नल दुश्मन से लड़ा जाएगा, इंटरनल से। वजह है कि आपकी डिप्लोमेसी पिछले 3 साल में इतनी गंदी हो गई है कि आपको कोई मुल्क सलाम लेना नहीं पसंद करता। हराम की आदत और हराम रिस्क जब इंसान के मुंह को लग जाता है ना, तो उसके अंदर से गैरत और बहादुरी का नामो निशान मिट जाता है। जो सबसे बड़ी खामी हमारे अंदर है ना, जो हमारे माशरे के अंदर इस टाइम मौजूद है, वो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। बुज़दिल की कोई इज्जत नहीं होती, हमेशा बहादुर की इज्जत होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल टी डिबेट्स। दोस्तों हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुए हैं आजकल की करंट सिचुएशन लेके। जो करंट अफेयर चल रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जो कशीदगी चल रही है, उसके बारे में हम कुछ खबरें, कुछ तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। दोस्तों अगर आपको ये खबर, ये तज्जिया, ये खिदमत में जो आपके लेके हाजिर हुए हैं, ये अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरे साथ मौजूद है मेरे बहुत प्यारे दोस्त सलमान आबिद, एक बहुत अच्छा जहन रखने वाले, अच्छा तज्जिया करने वाले। दोस्तों मेरे साथ मौजूद है सलमान आबिद। सलमान आबिद एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा इनका तज्जिया है, एनालिसिस है, चीज़ों को देखने का, ख़बरों को देखने का नज़रिया इनका बिल्कुल डिफरेंट है और आपको इनका नज़रिया सुनकर बहुत मज़ा आएगा। सलमान भाई क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र भैया, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। यार सलमान भाई, ये जो आपने मेरी तारीफ की या ये दिल पे हाथ रखे कि ये दिल से किया आपने। जी जी भाई, ये दिल से तारीफ़ की है आपकी। आपका तज्जिया, आपका जो एनालिसिस है वो, अगर आप किसी टीवी चैनल या न्यूज़ चैनल में एंकर होते तो आपकी तनख्वाह ज़रूर 50 लाख या 60 लाख होती। क्योंकि मैं उठाता अच्छे हूँ। जी जी, आप उठाते बहुत अच्छे हैं, इनकलाबी बनने हैं। दोस्तों सलमान भाई इस वाक़े पे जो शुरू हुआ, सारा आपको ब्रीफ देंगे कि कहाँ से ये वाक़या शुरू हुआ और कहाँ तक ये अब आ पहुँचा है। सलमान भाई थोड़ी ब्रीफिंग दें हमारे दोस्तों को कि हुआ क्या, कैसे शुरू हुआ। और और पहलगाम से स्टार्ट करना जी पड़ेगा। जी, पहलगाम 26 नवंबर से शुरू करना है हमने। पहलगाम के अंदर 26 बंदों की हिलाकत हुई है, जिनमें से 25 इंडियन हिंदूज थे और एक नेपाली था, जो रेजिस्टेंस फ्रंट के, बकौल इंडिया मीडिया न्यूज़ के, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिनके मिलिटेंट्स आके उन्होंने पहलगाम अटैक किया है। तकरीबन 3 से 6 बंदे गिनाए जाते हैं। अभी तक कंफर्म न्यूज़ उनकी तरफ से भी कोई नहीं आई कि बंदे कितने थे। और उन्होंने हर उधर के टूरिस्ट से पूछा कि भाई आपका मज़हब क्या है। हिंदू था जो, उसको पकड़ लिया, जो मुसलमान था उसको छोड़ दिया। तकरीबन उस टाइम, जिस टाइम ये अटैक हुआ है, तो पहलगाम जो वादी है उसके अंदर तकरीबन 1200 से 1500 टूरिस्ट मौजूद थे उस वक्त। और तकरीबन 25 से 26 लोग जो हैं, वो 26 लोग एग्जैक्टली कत्ल कर दिए गए। 25 इंडियन हिंदूज थे और जी जी, ये हो गया, एक, आपने बता दिया। हाँ 25 हिंदू थे और एक नेपाली था। हाँ जी, एक नेपाली था। तो बाकी इंडियन न्यूज़, इंडियन मीडिया ने सिर्फ इसी बात पे फोकस किया है कि जी मारे जो गए हैं वो हिंदू हैं और मारने वाले कौन, मुसलमान। मुसलमान मुसलमान और इस्लाम के ख़िलाफ़ इन्होंने कन्फ्लिक्ट को हवा दी है और इस इश्तियाल अंगेज़ी को बढ़ाया है। और
जो इन्होंने बजाय इसके कि वो दिखाया जाता कि जिन लोगों ने उन 1200 से 1300 1500 जितने भी बंदे थे, तकरीबन मोर देन 1000 ही थे, तो उनको बचाने वाले कौन थे। वहाँ पर आपकी मिलिट्री पहुँच नहीं सकी टाइम से कि जाके अटैकर्स को पकड़ लें। आपकी मिलिट्री जाके अपने टूरिस्ट को बचा नहीं सकी, अपने सिटीजन्स को नहीं बचा सकी न। ठीक है सलमान भाई, अब मैं आपसे कुछ तल्ख सवालात करूंगा, हाँ आपने उनके मुझे जवाब देने हैं। ठीक। ठीक है, और ताकि दुनिया को भी थोड़ा सा इल्म हो कि सलमान भाई का क्या हाँ एनालिसिस और तो भैया इंटेलेक्चुअल आपने है। अपने नहीं देने। मैं सवाल में भी अपनी बातें करूंगा ना साथ साथ। ठीक है। तो सलमान भाई मुझे बताइएगा, ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, हाँ जी। ये रेजिस्टेंस फ्रंट इंडिया में है, ठीक है। ठीक है। आप इसे कहते हैं एक रेबिलियन जमात है, रेबल्स की। हाँ, अगर देखा जाए जिस तरह से इंडियंस बीएलए को भी फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, तो द रेजिस्टेंट फ्रंट को फ्रीडम फाइटर कहना फिर इस तरह से हमारे लिए अगर बराबरी के ऊपर बात की जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन असल में मैं इसको मिलिटेंट्स का ग्रुप ही मानता हूँ जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो। ठीक है, बकौल आपके कि वो बीएलए वाले जो हैं वो मिलिटेंट्स हैं हाँ, और फ्रीडम फाइटर हैं, ठीक है। फ्रीडम फाइटर नहीं नहीं, बोल नहीं है। बकौल आपके बीएलए वाले मिलिटेंट्स हैं और फ्रीडम फाइटर नहीं है, और इंडिया उनको सप्लाई कर रहा है जो सारा कुछ कर रहा है, हाँ, ठीक है। तो रेजिस्टेंस फ्रंट को कौन सप्लाई कर रहा है? ये सवाल का जवाब तो अभी तक इंडिया गवर्नमेंट भी सही तरह, इंडियन मीडिया वो भी तो नहीं वो देते। तो कह रहे हैं पाकिस्तान सप्लाई कर रहा है। उनके पास कोई सबूत, कुछ सबूत ही सबूत है उनके पास। क्या सबूत है? उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में जाके जब उठाया ये मामला, तो यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान रास्ता दे इंडिया को, टेररिस्ट जो टेररिस्ट के अंदर आपके बंदे अटैक कर रहे हैं उनके ऊपर अटैक करने को, और उसका नतीजा ये हुआ कि ये मिसाइलें चली हाफिज सईद के घर पर, मौलाना मसूद अजहर के घर पर। भाई, जो एक बात की जाए कि यूएन में क्या हुआ, इस बात का मुझे कोई इल्म नहीं है, जो क्यों सीधी नहीं बात है। इल्म है आपको? आप एनालिसिस क्या दे रहे हैं फिर? भाई, मैं एक आम शहरी हूँ, आपने मुझे बड़ा चढ़ा के शो किया है। मान भाई, आप एक काम शहरी नहीं है, ठीक है। आपकी ज़हनियत आम शहरी से कोई डिफरेंट है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी। आपको इन चीज़ों पे इल्म होना चाहिए। ओके यार, जो सीधी बात है, मैंने यूएन के जितना भी है इसके ऊपर जो भी कॉन्फ्रेंस या फिर कोई भी मीटिंग हुई है उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, जी जिसकी जी बिना पे मैं उस पर बात नहीं कर जी सकता। जी। लेकिन जो बात आपने की है जैश मोहम्मद की मस्जिदें और लश्कर वाले। लश्कर तैयबा की जो मस्जिदें, बहावलपुर वाली ख़ास तौर पर जो गिराई गई हैं, जिनके ऊपर अटैक किया गया है, वो अगर देखा जाए, अगर हम डाइल्यूजनल हो के या फिर क्या कहते हैं, पैट्रियट। पैट्रियोटिक ज़्यादा होकर अगर हम इस बात को देखें कि जो पाकिस्तान कह रहा है वो सच है, तो ये बात भी झूठ है। हकीकत कहीं ना कहीं नज़र आती है। इंडियन मीडिया को एक तो हकीकत के साथ जोड़ा भी नहीं जा सकता, जितना वो उन्हें झूठ बोला होता है ना, सच उसके अंदर आटे में नमक बराबर ही होता है। ठीक है ठीक है। अच्छा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि दोनों ही तकरीबन ज़्यादा फॉल्स फेक न्यूज़ ही फैला रहे हैं। हाँ दोनों मीडिया एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं, फेक न्यूज़ ज़्यादा कौन फैलाता है। हाँ, कौन किसकी गोद में ज़्यादा सही तरह हाँ से बैठ हाँ। सकता है। पाकिस्तान मोदी को गालियां दे रहा है, हाँ और जो इंडिया है वो सैयद आसिम मुनीर शाह साहब को गालियां दे रही है। अब सैयद आसिम मुनीर शाह साहब को इंडिया क्यों सोल ब्लेम कर रहा है? और मैंने कई इंडिया के चैनल्स देखे हैं कि वो कह रहे हैं हमें अगर आपने आसिम मुनीर को दे दिया तो हम आपको बख्श देंगे, हम पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम कर लेंगे, हमें सिर्फ आसिम मुनीर चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस बारे में तो इंडियंस ही बेहतर जानते होंगे, वो किस वजह से कह रहे हैं। वो कह हमें रहे हैं तो कि जो तकरीबन हमारी पूरी अवाम आई हुई है। पहलगाम में क्या कहते हैं जो अटैक हुआ, वो सिर्फ एक आसिम मुनीर का मंसूबा था। पाकिस्तानी फ़ौज या पाकिस्तानी के इंटेलिजेंस जो मातहत लोग थे, उन्होंने सिर्फ उनके हुक्म पर अमल किया। तो ठीक है, अगर इन्होंने ये बात करनी थी कि हमें ये बंदा चाहिए और ये बंदा नहीं चाहिए, तो बजाय के वॉयलेंस इख्तियार की जाती, ये टेबल टॉक भी तो किया जा सकता था। यूएन के हाँ, अंदर जब यही बात मीटिंग है, की यही है, बात है। कॉन्फ्रेंस की है, जो भी बात की है, हम्म, तो वहाँ पर ये बात की जाती कि हमें तो ये बंदा चाहिए। और फिर अपने मीडिया के थ्रू यही जो यही आज बात, यही जो यही वॉयलेंस की या जंग की हम तक खबरें पहुँच रही हैं, तो ये खबर भी हम तक पहुँचा देते हैं।
तो मुझे अब ये बताइए कि ये जो शाह साहब हैं, हाँ जी। हमारे आर्मी चीफ साहब, जी। तो ये मुश्किल में नहीं फंस गए किस तरह की मुश्किल में? कि जब भी टॉक्स होंगी, एक टेबल पे बैठा जाएगा तो इनको हटाने की बात होगी, और जो बीच में नेगोशिएटर होगा, जैसे अमेरिका को डाल लें, हाँ जी। किसी बड़े यूरोपियन यूनियन को डाल लें, वो नेगोशिएटर ज्यादा उस बंदे की सुनेगा जो ताकत में होगा, जैसे कि इंडिया। इतनी जल्दी यार, एक तो वो नहीं नहीं, आई थिंक महीना 2 महीना तो अभी ये चलेंगी झड़पें वगैरह। हाँ। और झड़प भी आप देख रहे हैं कि वन साइडेड है, ड्रोन्स आ रहे हैं, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर रहा। अगर उधर कोई हमला होता भी है ना, इंडियन मीडिया कहता है कि पाकिस्तान में हमने हम पे हमला किया, तो इधर पाकिस्तान DGISPR साहब खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये हमला हमने नहीं किया, इंडिया प्रोपोगेंडा फैला रहा है। हम इस कदर क्यों डरे हुए हैं? यार इस सवाल का जवाब देने से पहले ना, मैं आपके पिछले सवाल का जवाब सही तरह से देना चाहूँगा। उसका मतलब जो आपने बात की है ना कि आसिम मुनीर को हटाना, ये एक तरह से देखा जाए तो भोंदी सी बात है, जिसका कोई तुक नहीं बनता या जिसका कोई असर हो जाएगा। आसिम मुनीर को अगर वो ले भी लें तो आसिम मुनीर जैसे आसिम मुनीर 100 पीछे और भी पड़े हुए हैं, और तकरीबन जो उसका मुद्दत अरसा लीगली जो रह चुका है वो नवंबर 2025 के अंदर ख़त्म हो रहा है। जी जी, ऐसी है। तो अगर 2-3 महीने लड़ के इन्होंने खत्म करवाना है तो चुप बैठ के भी 4-5 महीनों के बाद उसने वैसे सर वो आपकी इतला के लिए अर्ज करूं, वो नवंबर वो 2025 नहीं, वो नवंबर 2027 में खत्म हो रहा है, क्योंकि उन्होंने 2 साल की एक्सटेंशन ले ली हुई है। भाई हम ना किसी इदारे को फोकियत देते हैं ना किसी और चीज़ को फोकियत देते हैं। मेरा सबसे सबसे ऊपर जो किसी मुल्क के अंदर निज़ाम होना चाहिए ना, वो कानून का होना चाहिए जी। और अगर कानून की खिलाफ वर्जी की गई है तो वो की गई है, जो सच है वो सच है और ये झूठ है वो झूठ है। ऐसे यानी कि आप कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने पहलगाम करवाया तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है, जिम्मेदार रियासत इसकी का एक सबूत देना चाहिए। समझदार रियासत का सबूत देना चाहिए पाकिस्तान को। ठीक होगा, पाकिस्तान को नहीं, इंडिया को देना इंडिया चाहिए। को भी चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पर, जिस तरह से पाकिस्तान ने ये वायलेंस होने से पहले की बात की जाए, वायलेंस होने की बात नहीं अभी हो रही, वायलेंस होने से पहले की जो बात है ना, जिस तरह से पाकिस्तान ने इस मसले को टैकल किया था ना, जो हमें दिखाया भी गया और जो हमें दिख भी रहा है, उसके मुताबिक उन्होंने, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो आज तक पाकिस्तान की तारीख के अंदर किसी कॉन्फ्लिक्ट को या किसी मसले को थोड़ी सी मैच्योरिटी के साथ भी हल किया गया ना, तो वो यही मसला। इससे ज़्यादा मैच्योरिटी कभी पाकिस्तान ने कभी किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, कभी किसी मसले के अंदर, या फिर रिसेंट आपका जो मसला फ़लस्तीन का हुआ उसके अंदर भी कोई मैच्योरिटी या मैच्योर स्टेटमेंट पाकिस्तान की जानिब से नहीं गई। ये जो काबिल तारीफ चीज़ है, जिसको क्रेडिट जिसका मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए, तो इसका क्रेडिट हमारी पाक फौज को जाता है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को जाता है। मैं एक बात आपको डिक्लेयर कर देना चाहता हूँ, मेरे लिए पाक फौज और इस्टेब्लिशमेंट दो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं। मैं पाक फौज का हामी हूँ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। तो आप कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अलहदा चीज़ है? बिल्कुल अलग चीज़। इस्टेब्लिशमेंट मैं भी कहता हूँ कि अलहदा चीज़ है। इस्टेब्लिशमेंट है आपकी सेनेट, आपकी पार्लियामेंट, आपकी अदलिया, ये इस्टेब्लिशमेंट है। पाक फौज जो है वो वफाक के अंडर आती है। भाई आपकी इस्टेब्लिशमेंट जो हकीकत में है, अभी लॉ की बात आप नहीं आपने करनी, जो कानून तो अभी अमल दरामद हो नहीं रहा, नहीं हो जो रहा। हकीकत में इस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ। इस्टेब्लिशमेंट ना कहे ना फिर आप। यार देखो, पाक फौज को अलग करना ही पड़ेगा। क्यों अलग करना पड़ेगा यार? अगर मैं बात करूं, बलोचिस्तान के अंदर ज्यादतियां हुई, पाक फौज के थ्रू करवाई गई, ठीक है। बलोची कहते हैं कि हमसे सब कुछ छीन लिया इन्होंने, जो हमसे ऊपर बैठे हुए हैं, और मोस्टली कौन से हैं? वो पंजाबी हैं। हाँ, पंजाबियों को सबसे ज़्यादा लाड प्यार से रखा गया है, सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ इन्हीं को मिली, सब कुछ मिला ही इन्हीं को असल में दर हकीकत। लेकिन जो अगर मिलना भी चाहिए था ना जिस हिसाब से, वो वैसे नहीं मिल सका। और अगर ये बात की जाए कि पाक फौज के अंदर बलोची नहीं है, तो ये बात भी झूठ है। अगर ये बात की जाए कि पाक फौज के अंदर सिंधी नहीं है, तो ये बात भी झूठ है। अगर ये बात की जाए कि पाक फौज के अंदर KPK वाले भी नहीं है, तो ये भी झूठ है। आज़ाद कश्मीर वाले नहीं है, झूठ। सब लोग मौजूद। ये निज़ाम जो है ना, इसका जो हमारा ऊपर वाली सतह पे आला निज़ाम जिसको बनाया गया, जिसके अंदर आला हमारे अहदेदारान का जो निज़ाम है, उसके अंदर इतनी करप्शन और इतनी गंदगी घोल दी गई है ना, कि वो
कहीं से भी बंदा उठ के आ जाए, जितना मर्जी नेक हो, जितना मर्जी अच्छा हो, वो इस जगह पे पहुंच कर जालिम और जालिमों में ही शुमार किया जाता है। मुझे उसकी लगता हरकतें है भी जालिम हो जाती मुझे हैं। लगता है कि आपने करप्शन की बात की ना, मुझे लगता है ताकत का नशा पैसे के नशे से ज्यादा बड़ा होता है। दुनिया का सबसे ताकतवर नशा ताकत का है। ताकत का नशा इस तरह के, अब एक बंदे को आप पैसा दे के काम करा रहे हो, ठीक है, अब एक बंदे को आप दबका मार के काम करा रहे हो, हाँ, आपको मजा तो दबका मार के काम दबका कराने मार में के है। बिल्कुल ऐसे ही है ये। अगर हम इस्लाम को सही तरह से फॉलो कर सकें ना, और इस्लाम की टीचिंग्स पे सही तरह से अमल कर सकें, तो तभी हम इन नशों की, ये दुनिया के धोखे हैं, इन धोखों से बच सकते हैं। और जो सबसे ताकतवर धोखा है वो ताकत का नशा ही है, वो ताकत का धोखा है। ठीक है और सर। जिसको ताकत मिल जाती है, आप बड़े लेवल पे क्या जाना यार। हमने यहाँ पर अपने अंदर ही देख लो, या जो फौजी जिनको हम बुरा भी कह रहे हैं, या जो बदमाशी कर भी रहे हैं, या जिन्होंने सब कुछ किया, वो किधर से निकले हैं? वो हम में से ही निकले हैं। ऐसी है। हमारा यार फौज के अंदर क्यों जाना, हमारा पुलिस के अंदर देख, थोड़ा सा ओहदा बड़ा मिलता है, अकड़ के अंदर इजाफा हो जाता है, दबकों के अंदर इजाफा हो जाता ऐसे ही है, है। जबान में तलखी। अब हम अपनी बात से थोड़ा डेविएट हो रहे हैं, हम हाँ। पहलगाम वाकया की तरफ ही रहते हैं कि अब बताइए कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, ठीक है, इस पे पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, जिनमें सबसे फहरिस्त पे जिनकी पार्टी है इक़्तिदार में, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज, हाँ जी। इनका एक भी बयान इंडिया के खिलाफ नहीं है। इसके बारे में आपका क्या तज्जिया है? क्या आपने खबर इकट्ठी की है या क्या सिस्टम? यार इनका बयान आए या ना आए, ये जिंदा हों या मर गए हों, मेरे लिए एक बराबर। अच्छा। ये हुकूमत में है, ये मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या नून लीग की हुकूमत है? नहीं, नून लीग की हुकूमत उस तरह बज़ाहिर है, उस तरह कोई नहीं है। डमी। डमी। बहादुर शाह जफर से ज्यादा औकात की नहीं है ये हुकूमत। पर यही तो बात है ना, अगर वो डमी भी हैं, ठीक है, तो इन्होंने आगे किनको किया हुआ है? ख्वाजा आसिफ को आगे किया हुआ है, इसहाक डार को आगे किया हुआ है, अता तारर को आगे किया हुआ है। अरे आगे 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 आना तो खुद आगे आ जाए। को तरस गया हूँ कि शाह साहब कब टीवी पे आएंगे और तकरीर करेंगे। शाह साहब किंग मेकर्स हैं, वो किंग्स बनाते किंग हैं। मेकर नहीं, वो सुपर किंग है। वो बनाते हैं ना, वो पीछे जो कुछ भी है वो तो हम भी नहीं जानते वो क्या है। शाह साहब को इतनी क्या मोहब्बत है नवाज शरीफ से और मरियम नवाज से कि शाह साहब उनको आगे नहीं कर रहे, और आगे उन्होंने कर दिया अता तारड़ को, इसहाक डार को, और वो क्या नाम है उसका, क्या, ख्वाजा आसिफ। ब्रो उनकी मर्जी, जो ज्यादा अच्छे से उठा ले, सॉरी, जो ज्यादा अच्छे से फौज का नहीं, सॉरी, माजरत माजरत, जो ज़्यादा बेहतर तरीके से मुल्क पाकिस्तान का बयानिया रख सकता है, उसी को आगे किया जाएगा, टीवी के आगे, मीडिया के आगे। यानी कि जिसको खोने का हमें दुख भी ना हो। हाँ। यानी कि इसको कुछ हो भी गया, चलो ख्वाजा आसिफ को कुछ हो गया, अता तारड़ को क्या हो जाएगा, यानी अगर कुछ उस हो पर कोई जाएगा। सैंक्शन वगैरह या कोई इस तरह की चीज लग गई तो उनको, मिलिट्री को तो उसका कोई नुकसान नहीं है। तो उनको सैंक्शंस किस वजह से लगेंगी? मुल्क का बयानिया आगे रखने की वजह से। मुल्क का बयानिया, यानी आपकी कि बात तो मुझे लगता है सवाल को नहीं सही तरह से समझ पाया। आप नहीं समझ रहे ना। अब मैं कह रहा हूँ कि एक बंदा मैंने आगे कर दिया, अब ठीक है। मैंने वो बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। अब थोड़ा वक्त गुजरता है, हालात नॉर्मल होते हैं, अब एक जगह पे केस लगता है यूएन में, ठीक है, अब हमारे वजीर आजम को बुलाया जाता है, ठीक है, वजीर आजम उधर जाता है, उधर जाके कहता है, उधर जाके ख्वाजा आसिफ का बयान चलाया जाता है, ठीक है, ख्वाजा आसिफ ने ये कहा, तो वजीर आजम आपका कहता है कि जी ये ख्वाजा आसिफ के मुंह से बात निकली है, मेरा इससे कोई तल्लुक नहीं है। ठीक है, ठीक है, सही हो गया। मतलब कि आप कह रहे हैं कि बली के बकरे बनाया जा रहा है। बली के बकरे बनाया जा रहा है। तो ये तो शुरू से पाकिस्तान का दस्तूर है। तो इसी के ऊपर मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप जब ये बली के बकरे देखते हैं तो आप अपने आप को क्या कहते हैं कि ये अवाम जो इन सबको सुनती है, ये कब तक बनती रहेगी बेवकूफ? यार जब तक ये कौम नहीं बनती, जब तक इनके अंदर शाऊर नहीं आता, जब तक इनको तालीम नहीं मिलती, तालीम भी वो जो असल में तालीम हो, वो तालीम ये नहीं जो आज हमारी तालीमी अदारे असल में फैक्ट्री हैं मजदूर बनाने के और मजदूर पैदा करने के, मजदूर दिमाग को पैदा करने के, सिवाय इनके अंदर नौकरी नौकरी और नौकरी, कि नौकरी है तो सब कुछ है, नौकरी नहीं है तो कुछ भी नहीं। जब तक ये माशरा और जब तक ये सोच हमारे आने वाली नस्लों के अंदर डाली जाएगी ना, तो फिर ये नौकरी बन के निकलेंगे।
ऐसे ही है। इनके अंदर से कोई मुझे एक पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन बना के दिखा दें, नहीं, एक नहीं। मुझे कोई पढ़ा लिखा वकील निकाल के दिखा दें, हम्म, निकलते हैं पर बहुत कम निकलते हैं। ठीक है। अब ये जो मिसाइल अटैक हुए हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया गया है, आपके ओपिनियन में पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहिए इसका? वैसे 2 दिन गुजर गए हैं, 3 दिन गुजर गए हैं, जवाब तो कोई भी नहीं आया। अगर पाकिस्तान फ्यूचर में इस चीज़ का जो जवाब देना चाहिए वो आपके मुताबिक क्या देना चाहिए? यार अब जो पाकिस्तान, सबसे पहले यार ये सवाल का जवाब बहुत लंबा है, उसको कुछ हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, जिसके अंदर पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान न्यूज़ मीडिया, पाकिस्तान फौज असल में न्यूज़ मीडिया के थ्रू हम तक क्या पैगाम और क्या मैसेज पहुँचा रही है। वो मैसेज ये पहुँचा रही है कि भाई अब तुम लोग यूनाइट हो जाओ, अब तुम लोगों के अंदर जो भी फिरकेबाजी थी पॉलिटिशियंस को लेके या पॉलिटिकल पार्टीज को लेके आपस में एक क्या नाम है, आप पोलराइजेशन थी, अलग थे, एक दूसरे से जुदा थे, उन इख्तलाफात को ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान के परचम के नीचे सब इकट्ठे हों और मिलकर दुश्मन की फ़ौजों का सामना करें। बहुत अच्छी बात। हाँ, इस सूरत हाल में करना भी चाहिए, पर इस सूरत हाल को अगर हम पुरानी चीज़ें वक्ती तौर पे भुला दी भी जाएं, वक्ती तौर पे सबसे पहली बात अगर हम भुला दें तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप बड़े ने लेना होता है। बड़े ने लेना होता है। बड़ा हमारा इस टाइम पाकिस्तान फौज है। पाकिस्तान फौज ने इन्हीं सबसे पहले 2-3 दिनों के आड़ के अंदर इन्होंने क्या काम डाला। अब हमारे हकूक जिस तरह से हमसे छीने जा रहे हैं, ऐसे ही है। मैं एक कड़वी बात करूँगा, वो ये है कि भाई अब पाकिस्तानी शहरी की औकात एक कुत्ते से कम तर। जो सिंपल अल्फाजों में, सादे अल्फाजों में बात करूं तो बात यही। ऐसे है। आपसे सबसे पहले तो मिलिट्री कोर्ट का आपने फैसला सुना ही होगा कि जी मिलिट्री जी कोर्ट जी के जी, अंदर ये बहुत अलार्मिंग फैसला है। मिलिट्री Civilians- कोर्ट्स कायम हो गई हैं और किसी का भी ट्रायल किसी भी वक्त मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। बिल्कुल। और हमें किस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है मुल्क पाकिस्तान से, मुझे तो ये समझ नहीं लग रही। हमारे पास एक सिटीज़न जो होता है उसके राइट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो मैं ये देखना, फ्री एजुकेशन कहाँ है, नज़र नहीं आती। मयारी एजुकेशन, उसके बारे में तो सोचना तो बाद की बात है। फिर उसके बाद कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डेवलपमेंट पे लगा हो, कोई फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल, मेरे मेडिकल का खर्चा फ्री उठाया हो, मेरे असासों की क्या नाम है सिक्योरिटी हो, मेरी सबसे ज़रूरी और सबसे बेसिक चीज़ मेरी ज़िंदगी की सिक्योरिटी हो। ऐसे ही है। और इस मुल्क में रहना है तो मेरे तहफ़्फ़ुज़, मेरी जान और मेरे माल का तहफ़्फ़ुज़ मेरी रियासत ने करना। हर रियासत का काम यही होता है। अब तो अगर आपका हमसाया फौज में हो और आप किसी भी मामले में उससे तल्ख कलामी वगैरह हो जाए, वो आपको फौजी अदालत में लेके जाके सजाए मौत भी सुनवा सकता है, आपको पता है? भाई वो तो मेरे पे सजाए मौत। सजाए मौत सुना देगा, वो तो एक बात होगी, वो तो मुझ पे करेगा ना। कुछ कोई इख्तियार छोड़ा है जो पाक फौज के पास ना हो? नहीं नहीं, ऐसा कोई इख्तियार नहीं रहा जो इस इदारे के पास ना हो। ये इदारा हर चीज़ पे अब काबिज हो चुका है। बिल्कुल। मैं भी चाहता हूँ कि मैं पाक फौज का साथ दूँ। मेरा भी दिल करता है कि यार वो फौजी जो यार हम में से ही निकलते हैं। हाँ, तलखी आ जाती है, बर्दाश्त कर लूँगा यार। कोई ज़ुबान के अंदर तेज़ी है वो बर्दाश्त कर ली जाएगी। ज़्यादती बर्दाश्त किसी आम इंसान के मुकाबले वो बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन जो इस टाइम वो फौजी जाके जंग लड़ रहे हैं यार, चलो 5 तैयारी नहीं भी गिराए, एक भी गिराया है या एक भी नहीं गिराया, चलो निकले तो सही थे, वो अपनी जान की बाजी लगाने तो गए थे। मेरा भी दिल करता है मैं उनका साथ दूँ, मेरा भी दिल करता है मैं उनके साथ खड़ा हूँ, पर मुझे कोई ग्राउंड, कोई मुझे चीज़ तो प्रोवाइड की जाए जिसके ऊपर मैं खड़ा हो सकूँ। ऐसे ही मैं हवा में अब खड़ा होने वाला तो हूँ ऐसे ही नहीं, है। रोमिंग बर्ड तो मैं हूँ नहीं, ऐसे ही, इंसान ऐसे ही। हूँ। मुझे ज़मीन चाहिए, मुझे ऐसे ग्राउंड चाहिए। ऐसे ही ऐसे ही। जैसे कि अब ये कहते हैं पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो हमारा साथ दें, ठीक है? अब उनको ग्राउंड प्रोवाइड करना पड़ेगा तो वो साथ देंगे। उनको उनके पीटीआई लीडर सपोर्टर्स की बात नहीं हो रही यहाँ पर। पीटीआई सपोर्टर्स को अगर मसला है तो वो पीटीआई सपोर्टर्स का मसला होगा जरूर। तो पीएलएमएन के जो सपोर्टर्स हैं उनको भी इनसे मसला है। किसको एक मुझे बंदा बता दें जिनको इनसे मसला नहीं। नहीं नहीं, ये उनको ही ख्वारिज कहते हैं ना, उनको ही फासिक कहते हैं। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सा सारी इमाम को कहते हैं
जो इनके बयानी के खिलाफ जाता है, और आजकल पीटीआई ही इनके बयानी के ज्यादातर खिलाफ है। उसके बाद अगर वो पीटीआई को अपने साथ करना चाहते हैं तो आपको नहीं लगता कि इन्हें इमरान खान को रिहा करना चाहिए, इमरान खान को टेबल पे बिठाना चाहिए पीटीआई के लोगों को एतबार में लेने के लिए? यार मैं लोगों की सोच को नहीं जानता, मैं अपने आप को जानता हूँ। एक सबसे पहली चीज़, जितना मर्जी कोई इदारा मजबूत हो जाए ना, जितना मर्जी सब कुछ आमरीत आ जाए, जो मर्जी हो जाए, जब एक कौम इकट्ठी होती है, जो उसके पास ताकत होती है ना, वो किसी और के पास नहीं होती। वो जितना मर्जी बड़ा इदारा हो, बड़ी मर्जी रियासत क्यों ना हो, जितनी बड़ी बादशाहत क्यों ना जितनी हो, बड़ी ताकत हो, जितनी बड़ी रियासत रियासत हो, के खिलाफ अगर अवाम उठ जाए तो वो रियासत ने काम, तो वो रियासत ने वो काम हो हमने जाती है। 1971 में भी देखा कि रियासत के खिलाफ अवाम उठी और रियासत टूट गई। ऐसे ही है। तो हमारी कौम कौम असल में नहीं है, ये बटी हुई है। ये सिंधी, ये पंजाबी, ये बलोची और ये पख्तूनों में बटी हुई है। ये कभी मुझे नहीं लगता कि मुत्तहिद हो सकेगी। उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया इस कायम है बेचारी को, और मायूसी गुनाह है। वो देखे ना, इस बेचारी कौम का भी तो कोई कसूर नहीं है ना। इस कौम को बांटने वाले भी यही हैं। जो बेचारों का लीडर खड़ा होता था बलोच से, जो बेचारों का सिंध से लीडर खड़ा होता था, वो जो बेचारों का केपी से लीडर खड़ा होता था, सारे तो इन्होंने मार दिए। कितनी लिस्ट गिनवाऊं आपको? तो फिर कसूर किसका? फिर इस तरह से इदारे का सही कैसे होगा? इसका कसूर ऐसे ही होगा कि ये सही ऐसे ही होगा कि जब इदारा पीछे हटेगा और इस मुल्क में जमहूरियत आएगी। भाई जो आपके लीडर्स अगर कह रहे हैं ना, नहीं आपको कुछ भी नहीं पता, आप अपने लीडर को फॉलो करते हो, आप अंधी तकलीद करते हो। पहली बात तो अंधी तकलीद को मैं खुद बुरा कहता हूँ। अगर आप अंधी तकलीद भी करते हो, एक लीडर को मानते हो और उसके पीछे चलते हो इस तरह से कि वो जो कह दे वो सच और जो वो कह दे कि गलत है वो गलत, तो भाई आपके अगर लीडर्स कैद हैं तो आप उनके लिए निकल क्यों नहीं रहे? कैसे निकले बेचारे? यार एक होती है चीज़ एक्सेप्टेंस। आपने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, इस कौम ने एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे बताएं, इस कौम ने हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। इनके साथ ज्यादती हुई, इन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आज पैसा कमाना, इकोनॉमिक जो फेलियर्स हम फेस कर रहे हैं, क्राइसिस जो हम फेस कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं किया हुआ पाकिस्तान कौम ने। नवंबर को जो निकले थे, हाँ, उनको तो वो फायर मार दिया। नहीं, उन्होंने बाद में एक्सेप्ट नहीं कर लिया। नहीं भाई किया। जब आपने एक बात की जाए ना, रेवोल्यूशन कहना आसान होता है, लाना बहुत मुश्किल होता है। रेवोल्यूशन के लिए जाने जाती हैं और जाती रहेंगी। ये आप कह दें कि हम वो एक दिन निकले और उस दिन हमारे साथ ये हो गया तो अब हम इस वजह से नहीं निकल रहे, तो ये बात भोंगी, फजूल बात। क्योंकि आपको पता है कि आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी और कीमत जानों से अदा होगी। तो अगर ये रियासत बार बार जुल्म करना ना हटी, अगर अवाम फिर निकली, फिर गोलियां चली, फिर मार दिया सबको, तो फिर तो यार ये फिर अगर सब कौम, पूरी कौम को भी मार देते हैं तो ये हुक्मरानी किस पे करेंगे? ये अपना जोर और दबदबा किस पे चलाएंगे? सारे तो नहीं निकलेंगे ना, जो निकलेंगे उनको मारेंगे ना। कौम तो फिर भी बचेगी, झुंड तो फिर भी बचेगा। जो निकलेंगे वो हक को सच की तलाश में निकलेंगे, वो बेहतरी की तलाश में निकलेंगे। शहादत उनका मुकद्दर होगा, शहीद होंगे। और जो बच जाएंगे वो बुज़दिल होंगे। उन्होंने तो पहले एक्सेप्ट कर लिया जब निकले ही नहीं घर से, तो उनका क्या गिला करना, उनका अफसोस क्या करना, वो तो पहले ही मर चुके हैं। ऐसे ही है। वो नहीं लगता कि अवाम जो बेवकूफ़ बनी है दोबारा से, एक बार सोशल मीडिया पे आपने देखा ही होगा, ठीक है, वो दोबारा उस तरफ चली गई है। यार देखो, इस मामले के अंदर मैं अब ये नहीं कहता कि अभी वक्त है। यार इसके अंदर कंफ्यूजन, अभी भी कंफ्यूज हूँ बड़ा कि एक्सटर्नल दुश्मन से लड़ा जाए कि इंटरनल से। एक्सटर्नल दुश्मन हम अगर बात करें ना, जो पुरानी कहावतें हैं कि अपना मारेगा तो छावे पा देगा, वो तो हम गलत अपने बात है ना, इंटरनल वो तो गलत बात। हम अपने इंटरनल दुश्मन के बारे में ये वही बात तो मैं नहीं बात कर रहा हूँ ना। आपको अगर एक पहलवान से फाइट करनी है महीने बाद, और आपकी टांग में को फोड़ा, फिंसी या इन्फेक्शन गंदा हुआ, पहले आप इन्फेक्शन ठीक करेंगे या फिर वैसे ही लड़ने चले जाएंगे? इन्फेक्शन ठीक करेंगे, तो इन्फेक्शन ठीक करें ना पहले। मैं यही कहता हूँ अपने इंटरनल ठीक करें पहले, एक्सटर्नल बाद में देखें भाई। लेकिन एक एक्सटर्नल कैसे बात, अगर आपका यार एक मुल्क जो है उसकी सॉवरेनिटी अभी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, उसकी इज्जत, उसकी आबरू, उसका जो वैल्यू है दुनिया के सामने, वो क्या आप मैसेज दे रहे हैं उनको? कौन कॉम्प्रोमाइज कर रहा है? कॉम्प्रोमाइज पाक कुछ कर रही है ना वो। अभी इस टाइम अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया गया?
अब हम उस जवाब आपकी की क्या वजह है कि आपकी डिप्लोमेसी पिछले 3 साल में इतनी गंदी हो गई है कि आपको कोई मुल्क सलाम लेना नहीं पसंद करता? ये डिक्टेटरशिप को कहते हैं, अभी तक नहीं आई। ज़रूरी नहीं है कि जो सामने बैठा है वही हुक्मरान हो, जो पीछे खड़े होते हैं अगर वो भी चला रहे हैं ना मुल्क, तो डिक्टेटरशिप तो हमारी कब की आ चुकी है। वो हाइब्रिड आज सिस्टम बल्कि आ चुकी, क्या कभी डेमोक्रेसी आई है पाकिस्तान में? मुझे तो ये भी सवाल नहीं करते नहीं, हुए। बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि ये फौज जवाब दे सकती है? यार देखो, मायूसी गुनाह है। मायूसी में उसी कुछ नहीं, आपने सिर्फ एक सीधा हाँ या ना में जवाब देना है। क्या ये दे सकती है जवाब? आजकल इसके हालात, इसकी वाकयात और इसके अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स वगैरह चल रही है, जो मिलिट्री कोर्ट्स, एफबीआर वाला जो कानून, ये सारी चीज़ें आप देख के एनालिसिस दें कि बताएं कि ये एक हाँ करना है या ना करनी है, क्या ये जवाब दे सकती है? अगर देना चाहे तो दे सकती है। देना दूना चाहे नहीं, हाँ हाँ या ना। भाई, इसका जवाब एक ही है कि जब हराम की आदत और हराम रिज्क जब इंसान के मुंह को लग जाता है ना, तो उसके अंदर से गैरत और बहादुरी का नामो निशान मिट जाता है। और जिसके अंदर गैरत और बहादुरी ख़त्म हो चुकी हो, तो वो जवाब देने से कासिर है। यानी इसका मैं जवाब आपको बता दूं कि ना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मेरी पाक फौज से गुजारिश है कि ज़रूर इंडिया को जवाब दे। हाँ। और अगर नहीं दे सकती तो हमारी जान छोड़े और हमें डेमोक्रेसी दे। शुक्रिया। जाते हुए इख्तिताम मैं इस वीडियो का इस बात पे करना चाहूँगा कि पाक फ़ौज को हम जितना मर्ज़ी बुरा या भला कह दें, जितना मर्ज़ी इसको तनकीद का निशाना बनाएं, जो सबसे बड़ी खामी हमारे अंदर है ना, जो हमारे माशरे के अंदर इस टाइम मौजूद है, वो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। वो इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने इंस्टाग्राम, एक्स पे या फिर यूट्यूब पे, जिन्होंने आजकल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को देख के जी विद रेफरेंस बात करनी है और हमने बिल्कुल ठीक बात करनी है, हमने ये मिर्जा करना है। साहब पे भी एक वीडियो बनाएंगे तवील, वो आप जरूर हाँ, देखिएगा। ये कि रेफरेंस से बात करनी है, ये ठीक बात की है, ये हमारे मौलवी गलत बात करते हैं, आधी अधूरी बातें बताते हैं और अपनी तरफ से आगे रेफरेंस दे के मुकम्मल बात करते हुए ये बताते हैं कि जी ये हदीस है और ये हदीस है। इस तरह से काम करना इधर तक तो ठीक है, जब तक इनका काम चल रहा है तब तक ये सच बोल रहे हैं, जब तक सच से सहारा चल रहा है, इनका काम का पैसे बन रहे हैं, तब तक सच बोल रहे हैं। और जब इनको ज़रूरत पड़ी है झूठ की पैसा बनाने के लिए, कि अब मैंने देखा न्यूज़ पे, आपने भी देखा होगा न्यूज़ पे, क्या फीड के अंदर, सोशल मीडिया खास तौर के अंदर, जो एक हदीस सबसे ज़्यादा इन्होंने जो बयान करना शुरू की हुई है, वो कि जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जंग की तमन्ना ना करो, जंग की तमन्ना ना करो, यहाँ तक खत्म हो जाती है सिर्फ बिल्कुल, हदीस, बिल्कुल। इसके आगे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, वो ये बात कर रहे हैं उस हदीस की जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जंग की तमन्ना ना करो, अगर जंग मुसल्लत हो फिर लड़ो। भाई आपको पता है ये जो हदीस ये वाली हदीस ही जो बयान की जा रही है, यही आधी अधूरी है। जो हदीस हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सो कॉल्ड, जो आपको कुरान और हदीस के करीब लेके जा रहे हैं, जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने आप की क्रेडिबिलिटी बढ़ा के कुछ सही हदीस का रेफरेंस देकर, कुछ सही हदीसों को बयान करके बीच में मनगढ़ंत अपनी तरफ से अल्फाज हदीस के अंदर शामिल करके जो आजकल आपको सुनाई जा रही है कि जंग की तमन्ना ना करो, वही हदीस आपके सामने जंग की तमन्ना ना करो वाली मैं आपको बताता हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 2966, आप खुद अपने घर जाके अपनी किताबों के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर ये हदीस को सर्च करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगी। इसके अल्फाज मैं आपको उर्दू तर्जुमा सुनाता हूँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी ताला अन्हुम को खिताब करते हुए फरमाया, लोगों, दुश्मन के साथ जंग की ख्वाहिश और तमन्ना दिल में ना रखा करो, बल्कि अल्लाह ताला से अमन व आफियत की दुआ किया करो। अलबत्ता जब दुश्मन से मुठभेड़ हो ही जाए, अलबत्ता जब दुश्मन से मुठभेड़ हो ही जाए तो फिर सब्र व इस्तकामत का सबूत दो। याद रखो कि जन्नत तलवारों के साए तले है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं दुआ की, ए अल्लाह, किताब के नाजिल करने वाले, बादल भेजने वाले, एहजाब यानी एहजाब का मतलब दुश्मन के दस्तों, एहजाब का मायने दुश्मन के दस्तों,
को शिकस्त देने वाले इन्हें शिकस्त दे और इनके मुकाबले में हमारी मदद कर। अब ये पूरी हदीस किस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने आपको सुनाई है? जिसने भी सुनाई है आपको सिर्फ इतना सुनाया गया। कौन सा हिस्सा सुनाया गया? दुश्मन के साथ जंग की ख्वाहिश और तमन्ना दिल में ना रखा करो, बल्कि अल्लाह ताला से अमन और आफियत की दुआ किया करो। इनसे पूछें जाकर क्या गया ये हदीस इधर ही मुकम्मल होती है? इसके आगे अल्फाज क्या हैं? और जो हदीस आप सुने उसका रेफरेंस सच में लें। इनकी बातों यार हम लोग अपने उन मौलवियों से जो छोड़ के क्यों आए हैं कि वो हदीस का रेफरेंस नहीं देते, या हदीस सुनाते हैं तो आधी अधूरी सुनाते हैं। अब यही लोग यही काम दोबारा करें जिनको हम छोड़ के आए हैं जिस वजह से, और यही काम ये लोग करें, तो फिर इनके साथ क्या करना चाहिए? ये फैसला आप लोगों का। और इसकी जगह एक और हदीस, ये तो वो चीज़ है ना कि जिसके ऊपर जंग ना करने की ख्वाहिश करने के मुताबिक जो इन्होंने है उसके मुकम्मल अल्फाज ये हैं। और मैं आपको दूसरी हदीस भी सुनाता हूँ, और इसके बरअक्स जो सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है और सुनन नबी दाऊद के अंदर भी मौजूद है। मेरे पास अभी सुनन नबी दाऊद का रेफरेंस है 2502। इस हदीस को जाके सर्च करें जिसके अल्फाज ये हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हाल में मरा कि उसने जहाद नहीं किया और अपने दिल में भी जहाद की नीयत नहीं की, तो वो निफाक की एक शाख पर मरा। इसका मतलब क्या है? आप ये देखें कि जंग की तमन्ना करने वाले को मना ज़रूर किया गया है, लेकिन उसके ऊपर कोई बताया नहीं गया कि उसकी सज़ा क्या है या उसका अंजाम क्या होगा। उसके लिए बुरे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए गए। जो हमें ये लोग अपने अल्फाजों के अंदर यही बता रहे हैं कि अगर तुम जंग की तमन्ना रखते तो तुम बुरे हो। यहाँ पर बात की जा रही जिसने जहाद ना किया। जिसने जहाद ना किया तो अलग बात है, जिसने जहाद की ख्वाहिश ना की और उस हालत में जब जहाद नहीं भी हो रहा, जिसने उस टाइम भी हिफाजत ना की, तो वो निफाक की एक शाख पे मरा। इसका मतलब क्या है? आप दीन इस्लाम को फॉलो करते हैं, इसकी टीचिंग्स और इसको समझना आपकी जिम्मेदारी है, किसी मौलवी की या किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की नहीं है। ये अपना दीन है आपका, जिसको आपने खुद समझना है। लोगों के दीन पे ना चले। और ख़ास तौर पे मैं उन लोगों की बात ज़रूर करना चाहूँगा कि ये तो भाई उन लोगों को खामोश किया जा रहा था जिनके अंदर थोड़ी बहुत गैरत है, लेकिन उन लोगों के बारे में जो आपको कुरान और हदीस की बात नहीं पसंद, वो आपको सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि अगर आप जंग की तरफ अभी भी कहते हैं कि जंग होनी चाहिए तो आप वॉर मॉन्गर हैं, आप ईगोइस्टिक हैं, आप वॉयलेंस लवर हैं, आप वॉयलेंस को पसंद करते हैं और वॉयलेंस को नाफिज करना चाहते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज़, हम लोग मुसलमानों के अंदर गैरत होती है। जो लोग आपको वॉर मॉन्गर कह रहे हैं ना, और जो लोग आपको वॉयलेंस लवर या वॉयलेंस को पसंद करने वाला, पीस से दुश्मनी रखने वाला, पीस को पीछे फेंकने वाला कह रहे हैं ना, तो भाई इट्स 1000 times or not a million times better to be known as a warmonger than to be called as a coward or a man without honor। ऐसी है बिल्कुल। दोस्तों सलमान भाई ने बड़ी अच्छी बात की। अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो इस पर ज़रूर अमल करिएगा और ये हदीस लाजमी सर्च करिएगा और लोगों की बातों में नहीं आना कि अमन ये अमन वो। अमन तभी होगा जब ताकतवर कहेगा कि अमन है, कमज़ोर अमन करेगा तो वो उसकी कमज़ोरी होगी। उसको सारी ज़िंदगी जब तक उसकी सांसें चल रही हैं उसको ताने पड़ते रहेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आपने ताने खाने हैं या आपने एक बहादुरी के साथ उनके साथ लड़कर फिर सुलह हो जाए तो फिर और बात है। वो सुलह में आप भी बराबर लड़ेंगे और आपकी भी बराबर इज्जत होगी। बुज़दिल की कोई इज्जत नहीं होती, हमेशा बहादुर की इज्जत होती है। और फॉर्चून भी ब्रेव को ही फेवर करता है। वो इंग्लिश की कहावत है ना, फॉर्चून फेवर द ब्रेव, यानी तकदीर भी बहादुर का ही साथ देती है। तो बहादुर बनने, और मैं फौज से अपील करना चाहूँगा कि आप भी बहादुर बने। वीडियो को देखें पूरा एंड तक और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।